नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में अधिकार, मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 जाकर के देख लें कृपया, अगर जिन्होंने नहीं देखा है। तो आइए शुरू करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म चुनने तथा पालन करने का अधिकार है। दोस्तों, अब कोई भी धर्म को, आपको अगर उस धर्म में नहीं रहना, आपको कोई दूसरा धर्म पसंद है, उसे तो अपने पसंद से आपको धर्म चुनने तथा पालन करने, उस धर्म का पालन करने का अधिकार है। लोकतंत्र में इसे एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। लोकतंत्र में इसे एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। यानी सभी लोग अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं, उनके आचरण, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, यानी व्यवहार कर सकते हैं। लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य तथा कुछ सामाजिक बुराइयों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। ये सभी के आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। संविधान जबरन धर्म परिवर्तन नहीं देता, यानी संविधान जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता। जैसे आप हिंदू हैं, आपको जबरदस्ती कोई मुसलमान बना दे, या मुस्लिम है तो जबरदस्ती कोई हिंदू में बदल दे, तो ऐसा इजाज़त संविधान नहीं देता। या स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अगर आपको मन है कि आपको इस धर्म को चुनना है, तब आप उसे अपने धर्म को बदल सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। याद नहीं था, सिर्फ अपने धर्म के बारे में प्रचार करने का अधिकार देता है। आप केवल अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी को जबरदस्ती अपने धर्म में ला नहीं सकते, ताकि दूसरों को अपने धर्म के प्रति आकर्षित कर सके। अनेक धर्मों के देश होने के कारण, भारत अनेक धर्मों के देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करे। कोई भी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश बन सकता है। सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म का प्रचार तथा धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। यानी दोस्तों, सरकार द्वारा कोई भी संचालित सरकारी शिक्षा में, सरकारी स्कूलों में, संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। किसी भी धर्म का प्रचार अथवा धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। भारत विविधताओं से भरा देश है और यहाँ अनेक धर्म के लोग रहते हैं। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है। हमारा संविधान क्या मानता है कि विविधता यानी अनेकता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्म है, वो विविधता हमारे देश की एक मजबूती है। अतः हम अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक यानी जो कम है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी कितने सारे जैन, तो जैन जैसे कि कम है, 20% है, ये मतलब मान के चलिए 5% है, तो जो अल्पसंख्यक है, जो धर्म कम है, उसे अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है, और यह अधिकार भी मौलिक अधिकार है। ठीक है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का भी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार हर व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यानी आपको मौलिक अधिकार कोई हनन कर रहा है, तो उसके लिए आप सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय सरकार को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश दे सकते हैं। न्यायालय कई तरह से आदेश जारी करते हैं, जिसे रीट कहते हैं। जैसे पॉइंट में लिखा हुआ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है, और अगर गिरफ्तारी गैरकानूनी है तो उसे न्यायालय छोड़ने का भी आदेश दे सकता है। दूसरा है परमादेश। जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है,
यानी वो अपने कानूनी जो उनका काम है, कानूनी पदाधिकारी जो उनका कानूनी काम है, संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा, ठीक है, मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को प्रभावित हो रहा है इससे, तो यह आदेश दिया जाता है। तीसरा है निषेध आदेश। जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकती है, इसे निषेध आदेश कहते हैं। चौथा अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जैसे बिना कोई अधिकार वाला व्यक्ति, उसका कोई अधिकार नहीं और कोई ऐसे पद पर नियुक्त हो गया, तब वह इस आदेश द्वारा उस व्यक्ति को उस पद पर काम करने से रोकती है, इसे ये अधिकार परीक्षा कहते हैं। उत्प्रेषण रिट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, उसका अधिकार नहीं है तो पर भी बिना अधिकार के कोई कार्य करता, तो न्यायालय उनके समक्ष विचाराधीन मामले को उनसे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता। इन अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना है। यह अधिकारों की रक्षा करती है, यानी ये सब अधिकारों को रक्षा करने के लिए अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना है, जो इन सभी का अधिकारों की रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया है। गरीब अशिक्षित लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए मानवाधिकार जैसे आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानवाधिकार में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो बन चुका था, पूर्व है, और मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। मानवाधिकारों को उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर यह आयोग स्वयं पीड़ित व्यक्ति की याचिका का जांच कर सकता है, मानवाधिकार तथा, लेकिन आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। ये पीड़ित व्यक्ति की याचिका का जांच कर सकता है, लेकिन आयोग स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। यह सरकार या न्यायालय को मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है। हिरासत में मृत्यु, लोगों के गायब होने, पुलिस की ज्यादतियां, कार्रवाई न करना से संबंधित होती है। मानवाधिकार के बारे में ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मानवाधिकारों का नोट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 2000 में किया गया। यह सब एग्जाम में जरूर आएंगे। 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान निर्माताओं को ज्ञात था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सभी नागरिकों में समानता लाना, जैसे विभिन्न आदमी है, मैंने बताया, सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उनके लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी थे, अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई। उसी सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक सूची रखी गई जो भविष्य में काम हो सकते हैं, यानी समाज में भारत के अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था आज़ादी के बाद, तो नागरिकों को समानता लाना, क्योंकि बहुत तरह के लोग थे, विभिन्न तरह के लोग थे और सभी असमानताएं से भरा हुआ था, तो सभी में समानता लाना, सबका कल्याण हो बराबरी से, सरकार किसी भी चीज को बराबर में कैसे बांटे, इसके लिए उनके लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी थे। इसीलिए इसी निर्देश को नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। वे लक्ष्य या उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए,
वो अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। यानी नीति निर्देशकता यानी समाज की बेहतरी के लिए, देश की तरक्की के लिए ऐसे नीतियां बनाई जाती है, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण, शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, काम का सीमित अधिकार, यानी आप इतना टाइम से इतना टाइम तक काम कर सकते हैं, इसका अधिकार, यह नहीं कि दिन भर काम दे दिया दिन भर करते रहे। कानूनी स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना, ये सब नीति निर्देशक तत्व जिसे लागू करने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।